Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोलास। ये जो चोला डायनेस्टी है, आप देखेंगे साउथ इंडिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। बहुत कुछ है जानने को, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो आपको मालूम होगा जब गुप्ता एम्पायर का फॉल होता है तो ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसके बाद आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया जो है वो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है। और यही सेम पॉलिटिकल सिनेरियो आपको साउथ इंडिया में भी देखने को मिलेगा कि जो पूरा एरिया है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स, जिसमें से कुछ प्रोमिनेंट किंगडम्स थे चोलास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, पल्लवास एंड पांड्यास। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो चोला डायनेस्टी है इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट डायनेस्टीज दैट रूल्ड इन साउथ इंडिया। और उस समय पे जो हमें इंस्क्रिप्शन मिली है उस समय की, इसके अलावा जो कॉर्पस है ऑफ संगम लिटरेचर, वो हमें बताता है कि उस समय पे तमिल में देयर वर थ्री चीफ्टेंसीज। कौन कौन सी थी? चोलास, पांड्यास और चेरास। और ये जो तीनों चीफ्टेंस थे, ये एक डोमिनेंट थे अलग अलग सदर्न पेनिनसुला के रीजन में। और जो चोलास और चेरास हैं दे वर बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिचेस ऑफ द कावेरी रिवर। आपको पता है ये जो भी डायनेस्टीज है, सिविलाइजेशन है, मेनली ये लोग जो बैंक्स है रिवर की उनके पास ही आपको सिचुएटेड मिलेगी। तो यही सीन है कि चोलास और चेरास जो है वो कावेरी रिवर की, बिकॉज जो उसके आसपास की लैंड है दैट इज वेरी फर्टाइल, तो उस एरिया में ये डेवलप हुई है। इसके अलावा जो पांड्या है इट इज इन द वैगारी रिवर वैली नियर द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द पेनिनसुला। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। अभी हम बात करेंगे चोलास की। तो चोला जो है दे रिगेन देयर ओल्ड ग्लोरी इन द 9th सेंचुरी। किसके अंडर? अंडर राजा राजा वन एंड हिज सन राजेंद्र चोला वन। ये जो दो रूलर है दे वर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी। और आप देखेंगे कि इनके एम्पायर के समय पे जो चोला रूल एम्पायर था इट वाज एट द पिनेकल ऑफ इट्स ग्लोरी, मतलब अपनी पीक पे था ये सिविलाइजेशन। और ये जो चोला किंग्स थे इनके अंडर आप देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी काफी एफिशिएंट और साउंड था। एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके बाद दे ऑल्सो मेड अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी आपको इस समय पे प्रोग्रेस दिखेगी। इसके अलावा लिटरेचर में एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है, इसके साथ ट्रेड एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज ऑल्सो। आप देखेंगे जो चोलास थे उन्होंने एक पावरफुल नेवी भी स्टैब्लिश करी हुई थी, और जिसकी वजह से वो जो इंडिया का सी ट्रेड है वो फ्लरिश होता है। और इसके साथ दे वर एबल टू कॉन्कर सम ऑफ द फॉरेन लैंड, जैसे सीलोन को कैप्चर करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे आइलैंड्स को भी वो कैप्चर कर पाए। और इसका इम्पैक्ट आपको साउथ ईस्ट एशिया के जो एरियाज हैं वहां पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे जो पांड्या किंगडम है ये पावरफुल हो जाता है 7th और 8th सेंचुरी एडी में। बट राजा राज जो है, राजा राज चोला, ही कॉन्कर्ड द पांड्या किंगडम एंड एनेक्स टू इट टू हिज एम्पायर इन द 10th सेंचुरी एडी। तो यहाँ पे पांड्यास की पावर को क्रश करके दोबारा से ये पूरा अपना जो एम्पायर है उसको स्टैब्लिश कर पाते हैं, उनके एरियाज को अनेक्स करके। और ये जो है इट रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द चोलास किंग्स फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज। तो आप देखोगे 2 सेंचुरीज तक ये सारा एरिया चोला एम्पायर के अंडर होता है। और जब आखिर में चोला डायनेस्टी का फॉल होता है तो आप देखेंगे जो पांड्यास हैं दे वंस अगेन बिकेम इंडिपेंडेंट एंड दे वर द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन फॉर सम टाइम। ठीक है, ये हो गया अबाउट द बैकग्राउंड। और आप देखोगे इट वाज जो चोलास थे दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड रेस ऑफ दी डेक्कन। ये तो हो गया बैकग्राउंड के बारे में। इसके बाद बहुत सारे रूलर्स हैं जिसमें से मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बताए हैं, राजा राजा वन एंड उनके बेटे जो थे राजेंद्र चोला वन। ठीक है, ये उस एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे रूलर्स रहे हैं पर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, तो हम उस चीज पे फोकस करेंगे।
तो इसके बाद आप ये मैप देख सकते हो चोला एम्पायर का, और ये आप देख सकते हैं कि जो ये पिंक कलर में जो एरिया दिखाया गया है ये चोला किंगडम के अंडर था। तो आप देख सकते हो श्रीलंका, जिसको हम सिलोन बोल रहे हैं, वो एरियाज भी इन्होंने कैप्चर किए हुए थे। चलिए, अब इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक मेनली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही फोकस करेगा। सो एडमिनिस्ट्रेशन, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, इट वाज अ हाईली सिविलाइज्ड, हाईली साउंड एंड हाईली एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिविलाइज तो खैर एम्पायर है, बट साउंड एडमिनिस्ट्रेशन है। सो आप देखेंगे कि जो चोलास थे, दे हैड थ्री मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए इन्होंने डिवाइड किया है एरियाज को, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके। सो इस तरीके से आप देखेंगे ये तीन डिविजन्स कौन कौन सी है: सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बाद आप देखोगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है कि चोलास की कैपिटल कौन थी? तंजौर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर वाज तंजौर। इसके बाद जो नोटेबल फीचर हैं ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वाज द स्मूथ वर्किंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड लोकल ऑटोनॉमी साइड बाय साइड। तो दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, ऑटोनॉमी भी देखने को मिलेगी, एंड आप देखोगे कि ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत स्मूथली, ब्यूरोक्रेसी में कौन मिनिस्टर्स आते हैं वो अपना फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन डिटेल में करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। सो सेंटर में आपको पता है किंग, क्योंकि मोनार्की है तो किंग ही इज द फाउंटेन हेड और ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके हाथ में सारी पावर्स है। कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जुडिशरी पावर्स है, लेजिस्लेटिव की पावर्स हैं। और ही वॉज द चीफ लॉ गिवर, chief of the army staff, and one who could establish peace, law and order in the country. तो he is the most powerful person, सारी पावर उसके हाथ में है। एंड इसी वजह से आप देखेंगे कि उस समय के जो रूलर्स थे, दे टुक पॉम्पस टाइटल्स, जैसे कि चक्रवर्ती गल और द एम्परर। ठीक है, इस तरीके के वो टाइटल्स अज्यूम करते हैं। और द प्रैक्टिस ऑफ अज्यूमिंग नेम्स ड्यूरिंग कॉरोनेशन ऑल्सो एग्जिस्टेड अंडर द चोलास, की जब कॉरोनेशन हो रही है, ठीक है, जब राजा का ताजपोशी जो होती है जब वो हो रही है, तो आप देखेंगे वो लोग नाम भी अज्यूम करते थे। कौन कौन से नाम? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजा केसरी वर्मन एंड अरुमोली वर्मन। ठीक है, इसके बाद द हिरण्यगर्भ एंड तुलाभारा सेरेमनीज वर कंडक्टेड बाय द चोला किंग्स। सो यहाँ पे नीलकंठ शास्त्री जो है, तो आप देखेंगे जो नीलकंठ शास्त्री हैं, ये बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने साउथ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर काफी काम किया है। तो यहाँ पे आई विल गोइंग टू कोट, and he says that the Chola kingship reached its gorgeousness equal to the Byzantine monarchs। तो आप देखेंगे बाइजेंटाइन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें। ठीक है, तो उनके मोनार्क्स के साथ ही इज कंपेयरिंग द चोला रूलर्स। ठीक है, सो ही इज प्रेजिंग देम। इसके बाद आप देखोगे जो चोला रूलर्स थे, दे हैड वास्ट एंड अनलिमिटेड पावर्स, बट वो उसका मिसयूज नहीं करते थे। और वो टाइम टू टाइम जो है एम्पायर में टूर करते थे, जिससे कि उनको पता लगे कि जो लोगों की पोजीशन है, उनकी कंडीशन कैसी है, और जिससे कि वो अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर के लिए काम कर सके। और इसके साथ साथ द चोला रूलर्स वर सो पॉपुलर अमंग देयर सब्जेक्ट्स दैट दे केप्ट द आइडियल्स ऑफ देयर रूलर्स एंड क्वींस इन द temples and they worship them like gods and goddesses। वो इतने पॉपुलर थे चोला रूलर्स अपने लोगों के बीच में कि लोग उनके जो राजा और रानी हैं उनकी मूर्तियां बना के मंदिर में रखते थे और उनको गॉड्स और गॉडेसेस की तरह वर्शिप करते थे। और आप देखेंगे जो मेकिंग ऑफ आइडल्स है एंड बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स वो रिगार्डेड एज ट्रिब्यूट्स टू द डेड किंग, कि जब एक अच्छा राजा मरता है तो उनको एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए आप उनके आइडल्स जो है वो मंदिर में रखे जाते थे। एंड चोला किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी थी, और जो चोला रॉयल फैमिली है इट फॉलोड द प्रिंसिपल कि जो एल्डेस्ट सन है वो जो राजा है उसको सक्सीड करेगा। तो नेक्स्ट थ्रोन पे कौन बैठेगा? जो एल्डेस्ट सन होगा किंग का। सो
इट वाज अगेन हेरिडिटरी, किंगशिप वाज हेरिडिटरी। और रॉयल हाउस होल्ड जो था, इट वाज वेरी एलैबोरेट, जो रॉयल बहुत लैविश लाइफ वो लोग जीते थे। एंड दे रिसीव ग्रांट्स ऑफ गोल्ड, इसके साथ साथ कैटल, और वो इसके साथ साथ मतलब खैर उनके पास तो पूरी वेल्थ थी ही थी, उनकी ट्रेजरी काफी भरी हुई थी इन सब चीजों से। दे वर वेरी रिच, दे वर वेरी वेल्दी। बट इसके साथ साथ आप देखोगे वो जो ब्राह्मण्स हैं उनकी पोजीशन भी इस समय पे काफी अच्छी है। तो रूलर्स जो है वो लैंड ग्रांट्स देते थे उनको, गोल्ड देते थे एंड कैटल प्रोवाइड करते थे, मतलब एज अ गिफ्ट उनको पे किया जाता था। एंड जो किंग है वो अपने ऑर्डर्स को ओरली कन्वे करते थे, एंड स्पेशली विद रिगार्ड टू गिफ्ट टू टेम्पल्स, की मतलब बोल देते थे बस कि इस मंदिर को इतना जमीन दान दी जाएगी या जो भी दान दिया जाएगा, ठीक है, वो राजा बोलते थे। एंड इसके लिए एक द डायरेक्टर वाज कन्वेड थ्रू अ लेटर इशूड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द किंग। तो बट उसकी आप देखोगे लेटर उसके लिए इशू किया जाता था, वो रिकॉर्ड जो है वो डेफिनेटली मेंटेन करके रखते थे, ठीक है। इसके बाद तो दिस वाज अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें द रूलर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, उसके पास सारी एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर है, और जो किंगशिप है वो हेरिडिटरी है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स की। देखिए कोई भी जो रूलर है वो अकेले अपने बड़े एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल सकता, तो उसको चाहिए होते हैं बहुत सारे मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स जो उसको एडवाइस करे या उसको हेल्प करे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स जो हैं वो आपको इस समय पे देखने को मिलेंगे। So the king discharged his onerous responsibilities with the advice and help of ministers who represented all the major departments of administration। तो आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए थे, और हर एक डिपार्टमेंट में आप देखेंगे मिनिस्टर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे जो उस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे। खैर हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है किसी काउंसिल का, जो भी सोर्सेस हमें उस समय के मिले हैं उसमें रेफरेंस हमें एज सच नहीं मिलता है। बट एक उद्दन कोटम मिलता है जो कि हु वाज ऑफिसर्स एट रॉयल कोर्ट, ठीक है, कोई काउंसिल नहीं मिलती है बट उद्दम पत कोटम जो है उसको माना जाता है कि देवर ऑफिसर्स ऑफ रॉयल कोर्ट। एंड इसके अलावा जो काउंटर पार्ट्स होते थे पुरोहित के, जैसे पुरोहित जो पंडित होते थे नॉर्थ इंडिया में जो रूलर को एडवाइस करते थे, तो सिमिलरली वैसे ही आप देखेंगे चोला एम्पायर में होते थे राजगुरु, ठीक है। सो पुरोहित एंड राजगुरु इज द सेम थिंग, ये है कि नॉर्थ में उसको पुरोहित बोला जा रहा है और साउथ में उसको राजगुरु बोला जा रहा है। एंड ही वाज बोथ द कॉन्फिडेंट एंड कन्फेसर ऑफ द रॉयल फैमिली। एंड इसके बाद जो किंग का कोर्ट था इसके में बहुत सारे ब्राह्मण एडवाइजर्स आपको मिलेंगे, इसके बाद अधिकारीज मिलेंगे। वाइल केतपर, वाइल केतपर कौन है? ही वाज ऑफिसर हु नोटेड द किंग्स डायरेक्टिव, मतलब जो भी राजा बोल रहा है उसको लिख रहा है वो, तो वो होता था वाइल केतपर। एंड इसके बाद सेनापति होता था जो था इन चार्ज ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स। इसके बाद सामंताज होते थे जो थे फ्यूडेटरी चीफ्स। इसके अलावा भी देयर वर ऑफिसर्स टूरिंग द कंट्री जिसको बोला जाता था वैदायली अधिकारी, and officers associated with the process of bestowment and registration of land grants। तो मतलब ये तो हमने इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स बोले कौन कौन, जैसे राजगुरु हो गए, अधिकारी हो गए, वेल केतपर हो गए, सेनापति, समंत। इसके बाद कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो टूर करते थे जिनको बोला जाता था वैदाली अधिकारी। इसके अलावा और ऑफिसर्स थे जो इस चीज पे ध्यान रखते थे कि कितना गिफ्ट दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है लैंड ग्रांट की, वो सारी चीजों के ऊपर वो नजर रखते थे। इसके बाद देर वॉज एन एलैबोरेट मशीनरी कंप्राइजिंग ऑफिशियल्स ऑफ वेरियस ग्रेड्स फॉर पुटिंग द किंग्स ऑर्डर्स इनटू एग्जीक्यूशन। देखिए राजा ने तो ओरली बोल दिया कि ये चीजें होंगी, बट उसके ऑर्डर को आगे आगे कौन पास ऑन करेगा, ठीक है। सो वो उसके लिए भी आप देखेंगे बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे। सो ऑफिशियल्स ऑफ द चोला किंग टेंडेड टू फॉर्म अ सेपरेट क्लास इन द सोसाइटी, मतलब आप देखोगे क्लास सिस्टम है सोसाइटी में, तो वो ऑफिशियल्स जो राजा के ऑफिशियल्स हैं या उनके ऑर्डर्स को पास ऑन कर रहे हैं, वो एक अलग सोसाइटी में एक उनके अलग सेक्शन होता था, एक अलग क्लास होती थी। और एंड इन सेवरल केसेस वर बिग लैंड होल्डर्स इन लोकल एरियाज। देखिए लैंड होल्डर्स वो क्यों होते थे, मतलब उनके पास ये जो ऑफिशियल्स होते थे उनके पास काफी जमीनें होती थी, एंड एक वो अलग क्लास थी सोसाइटी के। वो इसलिए होता था क्योंकि एज रिमनरेशन या एज गिफ्ट जो है राजा जो है वो उनको लैंड ग्रांट्स देता था, इसी वजह से उनके पास बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती थी। एंड दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू रैंक्स,
एक होता था पेरुंदन्नम, सॉरी पेरुंदननम, ठीक है, एक ये होता था, दो रैंक्स थे, और दूसरा जो लोअर रैंक था वो था सिरुतर्रम। ठीक है, सो दो रैंक्स होती थी, पहली जो अपर रैंक है दैट इज पेरुंदननम, एंड जो लोअर है सिरुतरम। ठीक है, ये बेटा ये एक्चुअली ऐसा है कि बिकॉज साउथ इंडियन वर्ड्स हैं तो आई माइट नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, सो प्लीज सॉरी फॉर दैट, बट जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ प्रोनाउंस करने की। सो ये दो रैंक्स होती थी। इसके बाद लाइक द पोस्ट ऑफ किंग, ऑफिसर्स इन मेनी अदर केसेस ऑल्सो वर हेरिडेटरी। सो आप देखोगे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, किंगशिप तो हेरिडेटरी है ही है, बट ये जो ऑफिशियल्स जो अपॉइंटेड हैं, जो मिनिस्टर्स जो अपॉइंटेड है, इनकी पोस्ट भी हेरिडिटरी है। तभी आप देखेंगे जो लैंड्स हैं, ठीक है, ग्रांट मिलती जा रही है तो वो एक फैमिली के अंदर ही लैंड्स हैं, तो इस तरीके से एक अलग सिस्टम जो है वो बन के आ रहा है। ठीक है, सो इसके बाद देर वॉज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि सिविल ऑफिसर अलग है या मिलिट्री ऑफिसर्स अलग है, ऐसा कोई क्लियर हमें डिफ्रेंसिएशन एज सच उस समय पे देखने को नहीं मिलता है। और आप देखेंगे जो रिमनरेशन के तौर पे, सैलरी के तौर पे ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट दी जाती थी, एंड दे कुड फर्दर सब असाइन द लैंड और इवन सेल इट, मतलब वो लैंड उनकी होती थी तो वो आगे चाहे तो वो लैंड किसी को दे सकते थे या फिर उसको सेल भी कर सकते थे, ये पूरा उनके उनके ऊपर था, ये उनका राइट था। इसके बाद जो टाइटल ऑफ ऑनर्स हैं एंड शेयर्स इन बूटी टेकन इन वॉर फॉर्म्ड अदर रिवॉर्ड्स ऑफ पब्लिक सर्विस। तो ये ऑफिशियल्स जो थे, ठीक है, एक तो उनको लैंड ग्रांट मिल रही है, इसके अलावा उनको अगर कोई ऑनर दिया जा रहा है या बूटी का कोई शेयर उनको मिल रहा है तो वो उनकी एक्स्ट्रा इनकम होती थी। इसके बाद वालानाडूज, दे हैड अ हिरार्की ऑफ ऑफिसर्स। तो अभी पहले हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इसको समझेंगे, वालानाडूज होते क्या है कि जो चोला एम्पायर है प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, आगे चलकर वो प्रोविंसेस को बोलते हैं मंडलम, उसके बाद वालानाडूज में, देन नाडूज में, और उसके बाद विलेजेस या उर्स में डिवाइडेड है। तो वालानाडूज जो है, जो प्रोविंसेस फर्दर डिवाइडेड है वालानाडूज में, तो वहां पे आपको मिलेंगे हिरार्की ऑफ ऑफिसर्स एंड अ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो हर एक वालानाडू में आपको ऑफिसर्स की हिरार्की मिलेगी और इसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन का एक डिपार्टमेंट मिलेगा जो कि सारे रिकॉर्ड्स कीप करते थे, जो भी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है। इसके बाद रॉयल ऑफिशियल्स, दे वर आल्सो डिप्यूटेड इन नाडू एंड एंट्रस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा रॉयल ऑफिसर्स, ठीक है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी आप देखोगे नाडू में उनकी भी अपॉइंटमेंट होती थी और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी परफॉर्म करते थे। इसके अलावा और भी ऑफिशियल्स थे जैसे कि दंड नायक, मंडल मुंडली, नाडू वगाई इज अ रेवेन्यू असेसमेंट ऑफिसर इन नाडू, एंड मध्यस्थ हु एक्टेड एज इंपॉर्टेंट लिंक्स बिटवीन द किंग एंड लोकल एरियाज। तो कुछ ऐसे ऑफिशियल्स भी हैं कि जिससे कि राजा के बीच में और लोकल एरियाज के बीच में कनेक्शन बना रहे, तो वो उस चीज का पर्पस सॉल्व करते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए अगेन, एम्पायर को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी है कि आप एरिया को फर्दर डिवाइड करो, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करो या जो भी है आप करो, तो उस तरीके से आप देखेंगे जो पूरा एम्पायर है, जैसे अभी भी आप देखोगे पूरा कंट्री जो नेशन है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, देन फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर विलेजेस में, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। टाउन्स का अपना अलग सिस्टम है, विलेजेस का अपना अलग सिस्टम है। तो वैसे ही सिमिलरली आप देखेंगे जो चोला एम्पायर था, इट कंसिस्टेड ऑफ प्रिंसिपैलिटीज या प्रोविंसेस जिसको हम बोलते हैं मंडलम्स। तो मंडलम्स में डिवाइडेड है एम्पायर, जो कि मंडलम आगे फर्दर डिवाइडेड है वलनाडूज में, जिसको डिविजन्स को हम उसको कह सकते हैं। तो प्रोविंसेस हो गया मंडलम, डिवीजन हो गया वलनाडु, आगे चलकर वलनाडु भी डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में जिसको बोलते हैं नाडूज में, एंड फिर उसके आगे चलकर उसके अंडर आते हैं विलेजेस जिसको बोलते हैं उर। तो हो गया सबसे ऊपर मंडलम, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडूज, वलनाडूज आर डिवाइडेड इनटू नाडूज, एंड उसके बाद उर्स, ठीक है, जो कि विलेजेस है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए ये डिविजन्स जरूरी थी। और द हेड ऑफ द प्रोविंस वाज कॉल्ड वॉइसरॉय। तो जो प्रोविंस जो कि मंडलम है उसके हेड को बोला जाता था वॉइसरॉय। और वो बेसिकली आप देखेंगे कि जो रॉयल प्रिंस होते थे या किंग के रिलेटिव, जो भी रॉयल फैमिली से जो लोग होते थे, मेनली वही एज वॉइसरॉय अपॉइंट किए जाते थे। एंड द वॉइसरॉयज दे वर इन कांस्टेंट टच विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम द किंग। तो वो हमेशा ऑब्वियसली रॉयल फैमिली से है तो राजा के टच में रहेंगे और जो भी वो ऑर्डर्स दे रहे हैं वो आगे चलकर फिर पास ऑन करते थे। एंड कुछ ऐसी प्रिंसिपैलिटीज भी थी जो कि वैसल चीफ्स के अंदर थी, जो कि
टाइमली रूलर को ट्रिब्यूट पे करती थी, एंड दे ऑल्सो रेंडर्ड मिलिट्री सर्विस इन टाइम्स ऑफ वॉर, जस्ट लाइक द फ्यूडल सबॉर्डिनेट्स। आपको पता है फ्यूडल वैसल स्टेट्स क्या होते हैं, कि जो कि रूलर की सोवरियानिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं बट अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरीके से चलाते हैं और टाइमली ट्रिब्यूट पे करते हैं, और मिलिट्री जो है मिलिट्री सपोर्ट भी करते हैं ड्यूरिंग वॉर। इसके अलावा जो प्रोविंस है इट इज डिवाइडेड इनटू कोटम या वलनाडु, ठीक है, डिविजन्स में डिवाइडेड है। और वलनाडु में आप देखोगे देयर वर फ्यू नाडूज जो कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स और नाडू हैं इट वाज अगेन कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑटोनोमस विलेजेस, फिर इनके अंडर फिर विलेजेस आते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस। और ये जो वलनाडु है इट वाज अंडर परियन्नतर, ठीक है। तो वलनाडु के हेड को हम बोलेंगे परियन्नतर, और नाडु के हेड को हम बोलेंगे नाटर, ठीक है। सो प्रोविंस का हेड हो गया वॉयसराय, ठीक है, वलनाडु का हेड हो गया परियन्नतर, और नाडु का हेड हो गया नट्टर, ठीक है। इसके बाद टाउन्स भी होते थे जिसको नगरम बोला जाता था, और ये किसके अंडर होते थे, इट वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ काउंसिल कॉल्ड नगरट्टर, ठीक है। सो नगरम टाउन है उसको, वो एक काउंसिल के अंडर है जिसको बोला जाता था नगरत्तर। और एट द बेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज द विलेज, तो आपको वहां पे पंचायत मिलेगी, उनका अपना अलग सिस्टम होता था, उनकी विलेज असेंबली होती थी, काउंसिल होती थी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्टर ऑफिशियल्स एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंटर में हमने देख लिया किंग है, इज द फाउंटेन हेड। मिनिस्टर ऑफिशियल्स, उसको हेल्प और असिस्ट करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जिसमें से राजगुरु आते हैं, सेनापति होते हैं, अधिकारी, समंत, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि वालानाडु में भी हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स है, नाडूज में भी ऑफिसर्स हैं। सो और इन ऑफिसर्स को सोसाइटी में आप देखोगे ये जो ऑफिसर्स हैं इनकी एक अलग क्लास होती थी, क्योंकि इनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती थी, क्योंकि इनको सैलरी के तौर पे लैंड्स दी जाती थी, तो दे वर द रिच पीपल। और इनमें दो रैंक्स मिलेंगे आपको, अपर होता था पेरुनंदनम और लोअर होता था सिरुतरम, ठीक है। और इसके बाद प्रोविंसेस में हम बात करें तो प्रोविंसेस जो हैं, प्रिंसिपैलिटीज या जिसको हम मंडलम कहते हैं, तो एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम, इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेलनाडुज, देन नाडुज, एंड उसके बाद उर्स और विलेजेस। सो आज यहाँ पे हम इतना ही करेंगे इन दिस वीडियो, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। Thank you so much for watching this video. Please do not forget to subscribe, share and like the video, and also comment. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, take care. Stay